हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फेवेडो। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम आनंद है एंड आई एम हियर टू प्रेजेंट नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 6। ओके, अभी क्या है, वर्ड प्रॉब्लम से शुरू करते हैं क्योंकि आपके चैप्टर्स में वर्ड प्रॉब्लम्स के कई सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम जब खत्म होता है देन एस्टिमेशन का कुछ क्वेश्चन आएगा, राउंडिंग ऑफ का कुछ क्वेश्चन आएगा एंड देन रोमन न्यूमरल्स का अगर आता है तो फिर देख लेंगे। ठीक है, तो अभी उस पर्टिकुलर चैप्टर का आईसीएससी वाले स्टूडेंट भी ध्यान रखना कि आपका पर्टिकुलर जितने भी बुक में टॉपिक थे वो सारा क्लियर हो चुका है, उनकी थ्योरी सारी क्लियर हो चुकी है। आप चाहो तो यहाँ से वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, आप चाहो सीधे अपने उस जो सोल्यूशन आपका निकाला गया है, अलग से एक एक्सप्लेन किया गया है, आपके जो टेक्स्ट बुक हैं उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है, तो आप डायरेक्ट उस वीडियो पर भी जा सकते हो। सेपरेट एक वीडियो बना हुआ है उसका, इस एक्सप्लेनेशन के बाद उसका भी वीडियो है। और अगर आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं नो डाउट। सीबीएसई में तीनों जो बुक हैं, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, इन सब के काफ़ी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको खुद सिखाएंगे ही। और डेफिनेटली अगर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डायरेक्ट आप वहाँ के सॉल्यूशंस को वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हो वो वीडियो को भी। वो उस वीडियो में पर्टिकुलरली एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सारे बने हुए हैं। ओके, और हाँ, सीबीएसई वाले भी ध्यान दो, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से ही आता है। तो मैंने कोशिश की है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का। हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, नहीं आएगा समझ में तो आप क्या करना, वीडियो को फिर से प्ले करना, यानी ये क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे करके फिर से प्ले करना, रिवाइंड करके। फिर भी नहीं समझ में आएगा, फिर आप मुझे मेल करना, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। मैं एक अलग से सेपरेट मेल बना दूंगा अगर बहुत सारे बच्चों के एक ही क्वेश्चन होंगे तो। ठीक है, अलग से एक वीडियो बना के फिर उसको मैं पोस्ट कर दूंगा आप लोग को। फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1C, क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट ईयर 3 sugar factories in a town produced 2480955 bags। फिर एक अलग से बैग्स दिया, बैग्स की काउंटिंग दी हुई है एंड फिर एक अलग से बैग्स की काउंटिंग दी है ऑफ शुगर रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। ओके, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। पहले एक छोटा एग्जांपल समझते हैं कि आप इसमें क्या करना चाहिए। आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप क्या करना चाहिए। पहले आपको एक छोटे लेवल पे समझो कि आप खुद बैग बनाते हो, आपका फैक्ट्री है और आप बैग बनाते हो, शुगर छोड़ दो, आप बैग बनाते हो। तो अब क्या होता है, एक फैक्ट्री में आपके 20 बैग्स बनते हैं, दूसरी फैक्ट्री में आपके 10 बैग्स बनते हैं, तीसरे फैक्ट्री में आपके 20 बैग्स बनते हैं। तो आपके फैक्ट्री में ओवरऑल कितने बैग्स बने? एक फैक्ट्री आपका यहाँ पे है, दूसरा फैक्ट्री यहाँ पे है, तीसरा फैक्ट्री यहाँ पे है, सब अलग अलग लोकेशन में है। या ऐसा समझो कि एक फैक्ट्री इधर लगी हुई है, एक फैक्ट्री इधर लगी हुई है, एक फैक्ट्री इधर लगी हुई है, आप हो बीच में। ठीक, अब आप इधर गए और इधर गए तो आपको पता चला कि यहाँ पे 20 बैग्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी 20 बैग्स बने हुए हैं, यहाँ 10 बैग्स बने हुए हैं। तो टोटल आपके पास कितने बैग्स हो गए? तो सिंपल क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे, है ना। यस, बहुत सारे बच्चों को पहले ही पता हो गया कि करना क्या है, तो सिंपल इसमें यही करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट कभी भी एग्जाम में जब अटेम्प्ट करना तो स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही उठाया करो, और स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो यहाँ पे तुम लिखोगे bags produced by first factory equals to 24809565। उसके बाद bags produced by second factory is equals to 18738576। 1873
738576। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस कर देना, यहाँ प्लस कर देना, फिर बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय थर्ड फैक्ट्री। वो क्या है, ये नंबर छोटा है, देखो यहाँ पे देखने में लग रहा है ये 7 डिजिट का है, ये 8 डिजिट का है, ये भी 8 डिजिट का है, तो उसको एक पहले से लिखना 956456 8। ठीक है, इसको ऐड करना है, तो उसको ऐड कर लो। 5 और 6 13 हो गया, 13 और 8 21 हो गया। फाइव और 6 11 हो गया, 11 और 8 19 हो गया, 9। फिर कैरी ओवर हो गया यहाँ पे 1, 1 और 6 7, 7 7 14, 14 और 6 20, 0। कैरी ओवर 2, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 7। कैरी ओवर 1, 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 2। कैरी ओवर 2, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 1। कैरी ओवर 1, फिर 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 1। कैरी ओवर 2, फिर 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 9 23, 3। कैरी ओवर 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे therefore bags produced by all the 3 factories during last year were this। ठीक है, ऐसा आप भी लिख सकते हो, टोटल बैग्स प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू 53112709 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को एकदम बेसिक तरीके से समझना, नहीं समझ में आता है एकदम छोटा सा एग्जांपल ले लेना, बहुत छोटा सा। आपने कोई भी डेली लाइफ प्रैक्टिकल कुछ भी ऐसा एग्जांपल दिखे ना छोटा सा, वो आप रख के रखो सेम क्वेश्चन में, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें करना क्या है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं उसमें। Next question is, a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final days were respectively, अलग अलग 4 बता दिया है। Find the total number of tickets sold on all the 4 days। तो all word इस तरह से जब क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, बेसिकली हमें ऐड ही करना है। यहाँ पे ये इसका आप अगर समझोगे तो क्या बोल रहा है कि बुक एग्जीबिशन लगा हुआ था 4 दिन का, पहले दिन पे जो टिकट बिके वो इतने बिके, सॉरी दूसरे दिन पे इतने आए, तीसरे दिन पे इतने आए और फाइनल डे पे इतने आए, है ना। तो इस तरीके से इनको सिंपली ऐड अप करते हैं। सो सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टिकट्स sold on first day equals 1094। कॉपी में से दूर दूर लिखना, ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने काफ़ी नज़दीक लिख दिया था, पास पास लिख दिया था, एग्जाम में से गलत होने का चांस होता है। सेकेंड डे इक्वल्स 1812, फिर टिकट्स sold on third day equals 2050, फिर tickets sold on fourth day equals 2751। इसको प्लस करना है, तो इसको ऐड कर लो यहाँ पे धीमे धीमे, मैं फटाक से कर ले रहा हूँ उसको यहाँ पे। मिला लो आंसर, 7 10 20 15 17 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखना therefore total tickets sold इक्वल्स टू दिस, और ये हो जाएगा आपका आंसर।
इजी है। ऐसे क्वेश्चन हैं कई सारे बड़े अच्छे अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. Not bad. How many more runs does he need? देख के समझ में आ रहा है ना क्या होगा? उसमें एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप मैच खेल लो, आपको 10 रन बनाने हैं, ज़्यादा नहीं, 10 रन और बनाने हैं। आप 7 रन बना चुके हो, जैसे उसमें है कि 7 रन आप बना चुके हो, 10 रन बनाना है, तो आपको कितने रन और चाहिए? तो क्या करोगे? प्लस करोगे या माइनस करोगे? आपका आंसर क्या आएगा? ऑफ कोर्स 3 आएगा, क्योंकि 7 है तो 8, 9 और 10, 1 2 3, 3 रन और आपको बेसिकली बनाने हैं, है ना। तो यहाँ पे कैसे आया 3? 10 में से आपने 7 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में। अब यहाँ पे क्या है कि अभी ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, सो सेम चीज आप लिख दो, ही विशेस टू कंप्लीट ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल देके समझोगे, कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। ओके, देखो, रन्स ही विशेस टू कंप्लीट इक्वल्स 10,000, ठीक है। रन्स ही स्कोर्ड so far इक्वल्स 6,980, ठीक। तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? रन्स ही नीड्स टू स्कोर इक्वल्स 0 और 0 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 6 गया 3, आंसर, ठीक है। तो बेसिकली जितने रन बनाने थे उसमें से जितना रन वो बना चुका है अब तक, उसको मैंने माइनस कर दिया और आंसर जो आया उतने रन उसको और बनाने हैं। चलो, मैं इसमें बहुत जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके चैप्टर पे फिनिश करना है, तो आप इसको फटाफट समझना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। यानी कि ईच ओनली वंस का मतलब ये है कि कोई रेपिटेशन नहीं होगी उसमें, और ये 5 आपके पास नंबर हैं, इन 5 नंबर्स के बेसिस पे आपको सबसे बड़ा नंबर एक बनाना है और एक सबसे छोटा नंबर बनाना है और फिर उसका डिफरेंस निकालना है। आई थिंक क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल गया कि सॉल्यूशन उसका कैसे होगा, है ना। सॉल्यूशन तो पता चल गया, लेट्स फाइंड आउट द आंसर। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू, इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर जब हम करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर लिखेंगे 7, फिर ये हो गया, फिर 6 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया। कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं किया है, यहाँ पे लिखा ना ईच ओनली वंस, मतलब कोई नंबर रिपीट भी नहीं हुआ आपस में। और स्मॉलेस्ट नंबर, अब वो क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा कर दो, 2 3 4 6 7, फाइंड द डिफरेंस। तो देयरफॉर डिफरेंस इक्वल्स टू, इसको माइनस कर लो,
12 में से 7 गया 5, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 4 गया 30 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 2 गया 5। आंसर है ना इजी, तुरंत सॉल्व हो जाएगा और मस्त पूरा फुल मार्क्स आपको देके जाएगा। जब ये एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म होगा ना, देन आई डेफिनेटली वेट फॉर योर रिजल्ट्स कि आप कितने स्कोर किए हो, तो पता चलेगा कि हाँ हम लोगों ने यहाँ पे जितना टाइम लगाया है वो टाइम इन्वेस्टमेंट है या टाइम खर्च कर दिया। लोड नहीं लो ज़्यादा, मैथ्स ही है, सिंपल होता है काफ़ी, बस समझना होता है। ओके देखो, अ नंबर एक्सीड्स 37684955 बाय 3615,045, व्हाट इज़ द नंबर? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अगर मैं बोलूँ कि एक नंबर है वो 5 से 3 ज़्यादा आगे चला गया है, तो वो नंबर क्या है? तो बेसिकली आप इसको प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? तो बस इसमें भी वही करना है कि कोई नंबर है वो एक्सीड्स 5 बाय 3, यानी 5 से वो 3 ज़्यादा है। कोई एक नंबर है जो कि 5 से 3 ज़्यादा है, ठीक है? तो 5 से 3 ज़्यादा है मतलब वो नंबर क्या हुआ? तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, वो नंबर पता चल जाएगा। आई बात समझ में? सो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स 37684955 माइनस 3 और 4 7, यानी कि प्लस 3615045। तो उसको ऐड कर दो, 0 0 0 0 0, 6 और 6 12, 13, 3 कैरी 1, 1 कैरी 1 4। क्या आपका आंसर है? ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच इज 1324651 लार्जर देन अ गिवन नंबर। आपको कुछ दिया हुआ है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक बात बताओ कि बाय हाउ मच इज 10 लार्जर देन 6। तो आंसर क्या होगा? दिस पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, यही होगा ना? तो 4 कि 10 6 से 4 बड़ा है, बस इसी तरीके से इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से हम माइनस कर देंगे, है ना? तो चलो इसको सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में पहले क्या होगा कि रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे कि 1 3 2 4 6 5 1 0 माइनस 4 6 5 8 6 4 2। ठीक है, अब यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, फिर 10 में से 4 गया 6, 14 में से 6 गया 8, 15 में से 8 गया 7, 13 में से 5 गया 8, 11 में से 6 गया 5, 12 में से 4 गया 8। तो ये इसका आंसर है। काफ़ी छोटे छोटे और काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपको देखोगे तो आपको देखने में ही समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आप वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से उसको समझ सकते हो। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो मैं ऐसे इंपॉर्टेंट ही मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1075038 इफ वन ऑफ देम इज 896751 व्हाट इज द अदर नंबर। इसको फिर से एक छोटे एग्जांपल से समझो कि इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 10 एंड उसमें से एक जो है वो 3 है, इफ वन ऑफ देम इज 3 तो व्हाट इज द अदर। सो ऑब्वियसली 7। कैसे? पहले पे से दूसरे वाले को माइनस कर दो, है ना? सिंपल। तो इसको सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका कि सम ऑफ 2 numbers equals 1075038। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 1 number equals
8965 8967519 8967519. So therefore required number is equals to, यहाँ पे माइनस करना है तो 18 में से 9 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 14 में से 6 गया 8, 16 में से 9 गया 7, 9 में से 8 गया 1, और ये इसका आंसर है। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से पुट करके करते जाओ, आंसर आता जाएगा। देखो उसमें से तुम्हारा हो सकता है आप पहले से ही वो क्वेश्चन किए हो, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा और यहाँ पे वीडियो में उसकी एक्सप्लेनेशन हो, तो बहुत ही ध्यान से समझना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको पहले से ही आता है, आप कर लेते हो, आप उसको स्किप भी कर सकते हो। वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, उसमें भी देख लो कि हाँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं। देन उसके बाद वापस से आप उस अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको समझ लो, आ रहा है आंसर आपने पहले ही निकाल दिया है तो वीडियो में पूरा देखकर, सोल्यूशन पूरा देखकर उसका आंसर टैली कर लो। मतलब बहुत सारे तरीके हैं पढ़ने के, आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जैसा फिट बैठ रहा है पढ़ना वैसे पढ़ो, लेकिन स्मार्ट पढ़ो, जैसे भी पढ़ो स्मार्ट पढ़ो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अ मैन हैड 10672,540 rupees with him. He gave rupees 4836980 to his wife, rupees 3964790 to his son, and rest to his daughter. How much money was received by the daughter? अब इसको मैं छोटा क्वेश्चन करूँगा कि समझ लो आपके पास 10 रुपये हैं, उसमें से 4 रुपये आपकी वाइफ तो नहीं है, सो आप ऐसे समझ लो कि आपने अपनी मम्मी को दे दिया। 4 रुपये आपने अपनी मम्मी को दे दिया, 2 रुपये आपने अपने भाई को दे दिया, और जितने बचे, जितने आपके पास बचे उतने आपने पूरा का पूरा अपने सिस्टर को दे दिया। तो अब बताओ कि सिस्टर को कितना दिया, सोच के बताओ। कि 10 रुपये आपके पास थे, 4 रुपये आपने अपनी माँ को दे दिया, मदर को, 2 रुपीज़ उसमें से ब्रदर को दे दिया, और जो बचा वो सिस्टर को दे दिया। बड़े अच्छे आप, कुछ नहीं रखे आप। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, शायद 4 आएगा। वो कैसे आया कि आपने इसको एक तरफ रखा और इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आया उसको माइनस कर दिया तो ये आ गया, है ना। बिल्कुल ऐसे ही हम ये भी करेंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि बेस्ट वो होगा, अमाउंट received by the daughter equals to, ये 10 रुपये है, ये 4 रुपये है, ये 2 रुपये है, यानी कि इसको अलग रखना है। इक्वल्स टू ₹10 माइनस, मैं 10 ही लिख रहा हूँ, ओके, 10672,540 माइनस 4836980 प्लस 3964790, ये एक ही लाइन में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं राइटिंग पैड पे लिख रहा हूँ, थोड़ा वो सिस्टमैटिक नहीं बैठ रहा। अब फिर उसके बाद क्या करोगे, पहले इन दोनों को आप ऐड कर लो, क्योंकि इधर 4 और 2 को पहले ऐड किया था, है ना। सो इक्वल टू ₹10672,540 माइनस, अब इसको रफ में ऐड कर लो, तो रफ हम यहाँ बना लेते हैं तुरंत 4836980। आप भी करते रहो और रेस लगाते रहो, देखते पहले कौन करता है ऐड। फिर 0 7 7 1 2 8 8। सो क्या आया ये 8, कौन जीता,
मैं जीत गया या आप जीते? ओके, अब उसके बाद फिर माइनस कर लेते हैं। 10672540, फिर 882177 सो 000, 14 में से 7 गया 7, 14 में से 7 गया 7, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 8 गया 1, सो 1850770 इज योर आंसर। ओके, ठीक है। सो ऐसे ही करना है बिल्कुल, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, एंड अपना काम बन जाएगा इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day. How many screws did it produce in month of January 2016? January 2006. तो भाई पहले ये बताओ कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, क्योंकि ये एक दिन का यहाँ पर हिसाब लिखा हुआ है ना। तो जज साहब, एक दिन में 2825 स्क्रूज को मैन्युफैक्चर किए जा रहा है, तो पूरे मंथ यानी कि जनवरी मंथ में पूरा कितना होगा? तो भाई जनवरी में जितने दिन होंगे उससे ये मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही है कुछ ना। तो सही बोल रहा हूँ ना मैं? ओके, तो बस वैसे ही निकालना है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड, number of screws produced in Jan 2006 equals to 2825 into 31, क्योंकि मिलॉट जनवरी में 31 डेज होते हैं, है ना। ओके, मल्टीप्लाई कर लो, 2825 into 31, सो 2825, फिर 3 into 5 15, फिर 3 2s are 6 and 1 7, फिर 3 8s are 24, 4 carry over 2, 3 2s are 6, 6 are 2 8, तो 5 7 5 7 8, तो आंसर आ रहा है 87575 is screws आंसर। ठीक है, इजी है। कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो तुरंत कमेंट कर दो या मेल कर देना कि सर क्वेश्चन नंबर 27 में ये नहीं समझ में आया, है ना, ऐसा करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भाई अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ऐसे कौन बनेगा करोड़पति टाइप की फीलिंग आ रही है, बस ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। देखो, रवीश हैज़ 78,592 विथ हिम, ठीक है। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 39 रेडियो सेट्स एट ₹1,234 ईच। हाउ मैनी मनी विल रिमेन विथ हिम आफ्टर द परचेज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। पहले हमें ये पता लगाना है कि उसके पैसे कितने खर्च हुए, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो जो मिलता जाता है ना, वो तुरंत नोट करते जाओ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको तुरंत नोट करते जाओ। पहला इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है? मनी, या ऐसे कह लो उसको, मनी क्या लंबा स्टेटमेंट हो जाएगा। Ravish had ₹78,592, ठीक है। अमाउंट spent on purchasing
रेडियोस। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, मेरी राइटिंग कभी अच्छी बनती है कभी अच्छी नहीं बनती है। आप ही लोग कुछ बताना ज़रा तो, कैसे राइटिंग अच्छी बनाऊँ मैं। इक्वल्स, अब देखो अमाउंट स्पेंड ऑन परचेजिंग रेडियो सेट्स कैसे निकलेगा। एक बेसिक सा मैथ्स है जो क्लास 5th में भी हुआ है। ही प्लेस्ड इन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 39 रेडियो सेट्स एट 1234 ईच। एक रेडियो का दाम 1234 रुपये है, यानी 1234 रुपीज़ है एक रेडियो का प्राइस। तो 39 ऐसे परचेस किया है, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जब एक का दाम दिया होता है, ज़्यादा का पूछ रहा होता है, उस केस में बिंदास आराम से मल्टीप्लाई कर दो। तो फिर यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 इंटू 39। इसको रफ में कर लो, 1 2 3 4 इंटू 39। 9 into 4 36, 6 carry over 3, 9 3s are 27, 27 or 3 30, 0 carry over 3, 9 2s are 18, 18 or 3 21, 1 carry over 2, 9 1s are 9, 9 or 2 11। फिर 4 3s are 3 4s are 12, 2 carry over 1, 3 3s are 9, 9 or 1 10, 0 carry over 1, 3 2s are 6, 6 or 1 7, 3 1s are 3। तो 6 2 1 8 4। So rupees 48126। तो देखो इतने पैसे तो उसने खर्च कर डाले रेडियो सेट्स खरीदने में, बड़ा शौकीन था। अब पूछ रहा है क्या, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हिम आफ्टर द परचेस। तो देयरफॉर रिमेनिंग अमाउंट इक्वल्स टू जितना आपके पास पहले था और जितना आपने खर्च कर दिया उनको कर लो माइनस। ठीक है, तो आपके पास ये रफ है, कर लो माइनस। 78592 48126। अब मैं जल्दी जल्दी माइनस कर लेता हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। तो 6 एंड देन 6 एंड देन 4 एंड देन 0 एंड देन 3। So rupees 30466। सो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंथी है। लेंथी क्यों है, क्योंकि पहले हमें इसने मल्टीप्लाई करवाया है, फिर इसने हमसे माइनस करवाया है, इतना काम करवाया है, इसलिए ये क्या हो गया, लेंथी हो गया। मैं तो लेंथी बोलूँगा। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बेसिक सा ऑन अ सीरियस नोट। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आपने पहले ये देखना है कि आपके पास कितने पैसे थे, या रवीश ये जो है इसके पास कितने पैसे थे, एंड उसके बाद उसने कितने पैसे खर्च किए किसी चीज़ को बाय करने में। सो उसने 39 रेडियो सेट्स खरीदा जिसका एक का प्राइस था 1234। तो जब एक का प्राइस दिया होता है, कई सारे का प्राइस पूछ रहा होता है, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे फिर वही हमने किया, 1 2 3 4 को 39 से मल्टीप्लाई किया, और जो आंसर आया वापस उसको जितने पैसे हमारे पास थे या रवीश के पास थे उससे मैंने माइनस कर लिया, सो दैट कि पता चले कि अब हमारे पास बचा कितना है। फाइन, चलो नेक्स्ट। ओके, a student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? By how much was his answer greater than the correct answer? तो इसको सॉल्व करने का तो कई तरीका है, लेकिन मैं एक बेसिक तरीके से आपको बताता हूँ। पहला देखो, स्टूडेंट ने जो मल्टीप्लाई किया 65, लेकिन उसको मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना चाहिए था, 56 से करना चाहिए था। ठीक है, तो अब रॉन्ग नंबर जो है वो क्या है, 7236 इंटू 65, ये रॉन्ग नंबर है ना। जब लिखा है यहाँ पे ना कि इसने मल्टीप्लाई किया 7236 को 65 से इंस्टेड ऑफ दिस, तो बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रॉन्ग नंबर जो है उसको पहले निकालेंगे। तो 7236 इंटू 65,
47034 काश मैं भी शकुंतला देवी होता अभी तो सॉल्व कर लेता। आप लोग जानते हो शकुंतला देवी कौन है? पता लगाना। ओके, और एक्चुअल नंबर क्या होना चाहिए था? एक्चुअल नंबर जो है वो 7236 इंटू 56 होना चाहिए था। ठीक है, तो 7236 को 56 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 6 36 6 कैरी ओवर 3 6 3 18 18 और 1 21 1 कैरी ओवर 2 6 2 12 12 और 2 14 4 कैरी ओवर 1 6 7 42 42 और 1 43 फिर 6 6 5 6 30 0 कैरी ओवर 3 5 3 0 15 3 18 कैरी ओवर 1 1 कैरी ओवर 1 36 6 1 2 5 0 4 405 216। ठीक है, तो अब यहाँ पूछ रहा है डिफरेंस, देयरफॉर डिफरेंस इक्वल्स टू जो बड़ा वाला नंबर है 470340 उसको 405216 से माइनस कर देना। तो 40 में से 16 गया 24, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 0 गया 6। ये आपका आंसर आ जाएगा 65124। याद रखना 65124। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से करके बताता हूँ, लेकिन आपको कॉपी में ऐसे ही करना है, अपने नोटबुक में ना ऐसे ही करना है, लेकिन मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ कि कैसे करना है। 65124 याद रखना, 65124 यही आंसर था ना। तो आप जल्दी से जब इसका आंसर निकालना है ना तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस इन नंबर इक्वल्स टू जो नंबर मल्टीप्लाई किया है उसको तो अलग रखो, जो गलत नंबर है ना उसको सही नंबर से माइनस कर दो। फिर देखो 9 6 are 54 4 कैरी ओवर 5, 9 3 are 27 27 और 5 32 2 कैरी ओवर 3, 9 2 are 18 18 और 3 21 1 कैरी ओवर 2, 9 7 are 63 63 और 2 65। ये देखो शॉर्ट है, इजी है, लेकिन आपको शायद अपनी कॉपी में वैसे ही करना है। तो अगर ये वाला सॉल्यूशन टीचर अप्रूव कर देता है तो वो भी ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका लॉजिक ये है कि जितना डिफरेंस एक्चुअली इसमें किया मैंने ऐसा इसलिए है, ये भी जान लो कि यहाँ पे पूछा कि बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, यानी कि डिफरेंस पूछ रहा है कि गलत वाला और सही वाला जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया है उन गलत और सही के आंसर्स में कितने का फ़र्क है। तो ये फ़र्क पता करने के लिए गलत वाला नंबर को सही वाले नंबर से माइनस कर लो, जो कि मैंने यहाँ किया। करने के बाद जो ओरिजिनल नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोलता है टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। ठीक है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैंने एक जगह पे थोड़ा सा बताया था आपको यूनिट वाली चीज़ें, मीटर लीटर की ग्राम, वो सब याद है। बस वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होगा। मैंने बोला था ना उसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा सा यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा देखो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप ये समझो कि टोटल 40 मीटर कपड़े हैं। मीटर और सेंटीमीटर में मीटर बड़ा होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो टोटल 40 मीटर कपड़े हैं, यानी कि 400 सेंटीमीटर कपड़े हैं। आई एम रियली सॉरी, 4000 मीटर कपड़े हैं।
4000 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर हैं तो 40 मीटर में कितने होंगे, 40 × 100 यानी कि 4000, है ना। तो अब हमारे पास जो कपड़े हैं टोटल वो 4000 सेंटीमीटर हैं, और एक शर्ट को बनाने में कितना लग रहा है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, और 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना आएगा, 200। क्यों? क्योंकि ये है ना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और 15 सेंटीमीटर ये अलग से है। तो टोटल कितना हो गया, 215 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल कपड़े हमारे पास 4000 सेंटीमीटर हैं, और एक शर्ट को बनाने में 215 सेंटीमीटर कपड़े लग रहे हैं, ठीक है। तो अब कितने शर्ट्स बनेंगे, तो मैं अगर ऐसे बोलूं कि आपके पास टोटल 10 मीटर कपड़े हैं और एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर कपड़े लगते हैं, तो आप कितने शर्ट बना पाओगे। तो आंसर क्या आएगा, 2 शर्ट एक बार लग गया, 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 टोटल हो गया 10 मीटर कपड़ा खत्म। शर्ट कितने बने, 1 2 3 4 5। या सिंपल बोलूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो 10 को 2 से डिवाइड किया आपने और आंसर आ गया कि 5 शर्ट बने। ऐसा ही है कुछ। तो इसमें भी वही करना है, इसमें आपके पास जितने कपड़े हैं टोटल में और एक शर्ट को बनाने में जितने कपड़े लगते हैं उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट क्या होता है, आप जब भी डिवाइड करते हो तो यहाँ पे जो नंबर आता है इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। ये होता है डिविज़र, और ये क्या होता है, डिविडेंड, और ये क्या होता है, नीचे जो आता है वो होता है रिमाइंडर। ये तो याद ही है ना। तो अब याद रखना, जो क्वोशिएंट आएगा ना वो होगा नंबर ऑफ शर्ट्स, ठीक, और जो रिमाइंडर आएगा वो होगा ये वाला आंसर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, तो ये हो जाएगा क्वोशिएंट डिवाइड करने पर जो आएगा आंसर, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा तो वो रिमाइंडर हो जाएगा ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये एनसीईआरटी में भी है, आर डी शर्मा में भी है और एनसीईआरटी में भी है, दोनों में है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी जिसको नहीं समझ में आया हो, ये जो लॉजिक है ना, वो वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे करके फिर से प्ले कर लेना, क्वेश्चन नंबर 30 वो समझ लेना कि कैसे हुआ है। बाकी मैं सॉल्यूशन अभी बता रहा हूँ। देखो, पहले हम लिखेंगे टोटल अवेलेबल क्लॉथ इक्वल्स टू 40 मीटर इक्वल्स टू 40 × 100 सेंटीमीटर। नीचे लिख देना सेंस 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4000 सेंटीमीटर। ये हो गई पहली लाइन कि टोटल अवेलेबल क्लॉथ हमारे पास कितना है, 4000 सेंटीमीटर है। अब क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट इक्वल्स 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, या ये बोलो कि 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। फिर नीचे रीज़न दे देना सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये वाली आदत अभी से डाल लो। कैसी आदत, ये रीज़न देने की आदत कि हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, उसका जस्टिफिकेशन देने की आदत। बिकॉज मैथ्स में ना इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, स्टेप मार्किंग मिलती है, आपका कॉन्सेप्ट पता चलता है, और यह एक अच्छी आदत है। सो 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर मतलब 200 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये टोटल हो जाएगा 215 सेंटीमीटर, ठीक है। तो याद रखो
4000 सेंटीमीटर शर्ट हमारे पास टोटल अवेलेबल है और एक शर्ट को बनाने में 215 सेंटीमीटर शर्ट लगता है। ठीक है, अब इसको रफ में डिवाइड कर लो। 4000 को 215 से, ये 1 टाइम्स में जाएगा 215, आंसर आ जाएगा 185, फिर 0 और उसके बाद ये डिवाइड होगा आई बिलीव 8 से प्लस 40, so 8 17, रिमाइंडर कितना बचा 130 बचा रिमाइंडर। ठीक है, अभी सब कुछ सेंटीमीटर में हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन जो होगा वो होगा नंबर ऑफ शर्ट, और जो रिमाइंडर होगा वो होगा क्या, शर्ट या क्लोथ रिमेन्ड क्लोथ। ठीक है, तो अब ये जो पार्ट है ना, ये रफ का पार्ट है, ये पार्ट रफ का है। आपका सॉल्यूशन यहाँ तक हुआ कि टोटल अवेलेबल क्लोथ 4000 सेंटीमीटर है और क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट वो आ गया 215 सेंटीमीटर। तो उसके बाद आप लिखोगे, तो फिर अब यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ shirts equals 18 and remained cloth equals 130 centimeter और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर बोल सकते हैं ना इसको, 130 सेंटीमीटर को, क्योंकि 130 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है 100 + 30 और 100 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया 1 मीटर हो गया, है ना, इसीलिए 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो आपका ये दोनों आंसर आएगा, एक ये आंसर आएगा और एक ये आंसर आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से क्लीन कर लो। तो एक तो आंसर आपका ये हो गया और दूसरा आंसर आपका ये हो गया। समझ गए क्या किया मैंने? हमेशा बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, नहीं आएगा फिर से पीछे वीडियो कर लेना, जितना भी एक्सप्लेन किया है वो फिर से समझना। मेन जो गेम है, जितनी कहानी है वो यहीं पे की गई है। यहाँ पे डिवाइड करने पर जो हुआ आंसर आया 18, तो वो 18 आ गया आपका ऊपर ये, और उसके बाद 130 जो कि रिमाइंडर बचा वो आ गया ये। जैसा मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था, हाउ मैनी शर्ट्स जो पूछ रहा है वो होगा हमेशा क्वोशिएंट डिवाइड करने पर, और हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन ये हमेशा होगा रिमाइंडर। आई बात समझ में? बस यही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? ये तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब उसमें सेंटीमीटर था, शर्ट था, स्टिचिंग थी, और यहाँ पे क्या है, एक वैन है जो कि 800 kg तक ही वेट संभाल सकता है। एक बॉक्स का जो वेट है वो 4 kg 500 ग्राम है। तो उसको एज यूजुअल पहले छोटे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉक्स है जिसका वेट है 2 kg, और इसको हम एक डेस्क पर रख रहे हैं। वो डेस्क क्या है ना, ये डेस्क है। अब ये डेस्क क्या है, 10 kg तक का ही वेट संभाल सकता है। तो ये जो एक बॉक्स है जिसका वेट 2 kg है, वैसे इस तरह से कितने बॉक्सेस उस पर रख सकते हैं हम कि 10 kg तक का वेट संभाल जाए? तो जाहिर सी बात है, आप क्या करोगे, 10 को 2 से डिवाइड करोगे और बोलोगे 5 इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि आपने 2 किलो रखा तो अभी भी 10 kg तक का कैपेसिटी है, 10 kg तक का वेट संभाल सकता है, लेकिन अभी 2 kg हम इस पर रख चुके हैं, यानी एक बॉक्स रख चुके हैं। फिर जब हम दूसरा बॉक्स रखेंगे तो +2 और हो जाएगा,
फिर हम जब तीसरा बॉक्स रखते हैं तो वापस से +2 हो जाता है, फिर फोर्थ बॉक्स रखेंगे फिर +2 हो जाएगा, फिफ्थ बॉक्स रखेंगे फिर +2 हो जाएगा, है ना। तो ये ऑलरेडी 10 हो चुका है। जब हम सिक्स्थ बॉक्स रखेंगे तो उसमें 2 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक बॉक्स का जो वेट है वो 2 kg है। ये 2 ऐड होते ही ये हो जाएगा 12, लेकिन ये जो डेस्क है ये 10 kg तक का ही वेट संभाल सकता है, इसीलिए ये अलाउ नहीं करेगा। तो आंसर कितना आया? 5। तो वो 5 कैसे आया? सिंपली हम 10 को अगर 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करना है हमें। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले सबको छोटे वाले यूनिट में चेंज कर दो। छोटा वाला यूनिट मतलब केजी और ग्राम में कौन छोटा होता है? इन दोनों में कौन सा छोटा है? केजी और ग्राम। ग्राम है ना। आपको याद होगा केजी सबसे पहले होता था, और यानी किलो सबसे पहले होता था और मिली सबसे लास्ट में होता था। ग्राम या फिर लीटर जो भी है, मीटर, ये सब क्या होता था? बीच में होता था, है ना। तो डेफिनेटली केजी और ग्राम में केजी बड़ा है, तो सबको पहले हम ग्राम में चेंज कर देंगे। चलो ओके, चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं उस हिसाब से कि अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है। ओके चलो सॉल्यूशन देखते हैं उस हिसाब से। पहले क्या लिखा है? कैपेसिटी वेट ऑफ ईच बॉक्स, वो हम लिखेंगे वेट ऑफ ईच बॉक्स इक्वल्स टू 4 kg 500 ग्राम, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 4 kg प्लस 500 ग्राम। नाउ 4 kg को क्या लिख सकते हैं? 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। यहाँ पे रीज़न दे देना सिंस, बताया था लास्ट टाइम, रीज़न देना अच्छी बात है। इससे जस्टिफाई होता है कि आप केजी से जब ग्राम में लिखे हैं तो किस बेस पे लिखे हैं। तो हम लिखेंगे बेस यहाँ पे कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। उसके बाद ये टोटल कितना आ गया? 4500 ग्राम, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो वैन है वो 800 kg तक का ही वेट संभाल सकता है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वैन इक्वल्स टू 800 kg इक्वल्स टू 800 इंटू 1000 ग्राम। ये क्यों किया? मैंने शुरू में ही बोला था ना कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है तो छोटे वाले यूनिट में पूरा चेंज कर लो, ठीक है। छोटे वाले यूनिट में चेंज कर दिया, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे रीज़न दे दो सिंस 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब क्या बोल रहा है? हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस that can be loaded इक्वल्स टू, उधर हमने क्या किया था? जो छोटा वाला एग्जाम्पल समझा था उसमें क्या किया था? 10 को 2 से डिवाइड किया था। यानी कि इसमें क्या है, जो कैपेसिटी है वैन की, उस वाले को कैपेसिटी ऑफ वैन उसको ऊपर लिख लो, या तो आप ऐसे लिख लेना, ये भी लिख सकते हो कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, वो कर लेना। तो यहाँ पे लिखना, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको और टीचर अलग खुश हो जाएंगे। कैपेसिटी ऑफ वैन अपॉन वेट ऑफ ईच बॉक्स, वेट ऑफ ईच बॉक्स, ठीक है। अब कैपेसिटी ऑफ वैन मैंने यहीं पे रोक दिया था, मल्टीप्लाई नहीं किया था। देखो कैसे हेल्प करेगा आपका। 800 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ ईच बॉक्स कितना आया है? 4500। अब इसमें ना इसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ये आप धीमे धीमे आगे सीखोगे, शायद मैं पहले सिखा रहा हूँ, लेकिन अभी ये बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा है, इसको सीख जाओ। इसमें क्या किया जाता है,
इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम डिवाइड करने से बच जाते हैं। कैसे? हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इनको इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। 00 से 00 कट गया, यानी कि नीचे भी 2 0 है, ऊपर भी 2 0 है, कट गया। इसका मतलब है नहीं कि 5 से 5 काट देना, 4 से 4 काट देना, नहीं, ऐसे नहीं करना। सर 0 के केस में होता है कि अगर पीछे 0 लिखा हुआ है, नंबर के पीछे, फ्रंट में नहीं, उसके बीच में अगर कोई नंबर है फिर आप नहीं काट सकते। अगर नंबर के लास्ट में 0 एंड 0 है तो 0 एंड 0 से, इधर भी देखो 0 एंड 0 था, इसके बाद कोई नंबर नहीं था, इसके बाद भी कोई नंबर नहीं है, तो हमने 00 से 00 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? 8000/45 है ना। इस चीज़ को आप रफ में डिवाइड कर लो। 8000 डिवाइडेड बाय 45, तो 1 टाइम्स में गया 45, यहाँ पे आया 35, 0, फिर कितने टाइम्स में जाएगा? 7 टाइम्स में जाएगा। 7 × 5 35, 5 कैरी विद 3, 7 4 28, 28 और 3 31, आंसर आया 35। फिर ये 0 नीचे आ गया, फिर सेम चीज़ है 350, तो 7 टाइम्स में फिर जाएगा, तो 315 आ गया। जो भी रिमाइंडर बचा वो अलग है, लेकिन इसमें ये तो नहीं पूछा है कि कितना बॉक्स रह जाएगा, कितना वेट रह जाएगा, लेकिन हाँ 177 बॉक्सेस आ जाएंगे, ये श्योर है। ठीक है, तो ये आ जा रहा है, तो लिख देना फिर यहाँ पे इज इक्वल टू, नॉट अप्रॉक्स, 177 बॉक्सेस ओनली। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये रफ को पहले हटाते थे, उसके बाद फिर से समझ लो, मतलब एक नज़र देख लो। हाँ, मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, समझाऊंगा नहीं ज़्यादा फिर से, है ना। देखो अच्छे से देख लो कि पहले वेट लिखा, एक बॉक्स का वेट निकाला, फिर कैपेसिटी ऑफ वैन जो थी वो किया। अब से छोटे वाले डेस्क से देखते हैं कि हाँ एक डेस्क पे हम 10 kg का ही सामान रख सकते हैं, तो 2 kg का एक बॉक्स है, तो ऐसे कितने बॉक्सेस पे आ जाएंगे? तो हमने क्या किया था, उसको से डिवाइड कर दिया था, तो 10 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 5, है ना, क्योंकि 5 2s are 10। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या किए, जो कैपेसिटी ऑफ वैन था वो था 800 kg। 800 kg को ग्राम में कन्वर्ट करके फिर हमने कैपेसिटी ऑफ वैन को वेट ऑफ ईच बॉक्स से डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आया 176, वही हमारा बॉक्सेस का नंबर है। ओके, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे। यानी कि अगर ऐसे समझते हैं कि मेरा घर या आपके घर से आपका जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर है, ठीक है, ये आपका घर का पॉइंट है जीपीएस में, और ये जीपीएस में आपके स्कूल का पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो 2 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। तो आप एक बार जाते हो 2 किलोमीटर, आप वापस भी आते हो 2 किलोमीटर, तो एक दिन में कितना जाते हो? 4 किलोमीटर। वैसे 6 दिन का पूछ रहा है, तो 6 दिन का कितना हो जाएगा? एक दिन का जब 4 किलोमीटर है तो 6 दिन का 6 × 4 किलोमीटर हो जाएगा, तो 24 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। इजी है ना। सेम वही इसमें भी करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन स्कूल, या डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, ठीक है, या ऐसे मत लिखो, आप पहले दिखला दो कि डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस इक्वल्स टू 1 किलोमीटर 875 मीटर। करेक्ट। अभी हम वही करने वाले हैं, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। देखा, करते करते दिमाग में आ रहा है ना वो चीज़। अब 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 1000 मीटर, और ये 875 मीटर रहेगा। वेरी गुड। अब नीचे
रीज़न दे देंगे कि 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर होता है, फिर इसको जोड़ देंगे तो 1875 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे इक्वल्स, ये तो सिर्फ स्कूल से घर का है और घर से स्कूल भी उतना ही होगा, तो फिर यानी कि वो जा भी रही है और वापस भी आ रही है, तो दिस प्लस दिस। ठीक है, मीटर। तो ऐड करने पर कितना आ रहा है 3750 मीटर। तो अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे ये है। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन, कितना पूछा है 6 डेज, 6 डेज इक्वल्स 3750 इंटू 6 मीटर। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 कैरी ओवर 3, 6 7 are 42 और 3 45, 5 कैरी ओवर 4, 6 3 are 18, 18 और 4 22 मीटर। लेकिन ऊपर तो क्वेश्चन में किलोमीटर मेंशन है, तो हमें भी यहाँ पे किलोमीटर चेंज करना होगा। तो किलोमीटर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब वहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उल्टा करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर। फिर हम नीचे रीज़न क्या देंगे कि सिंस 1000 मीटर इक्वल्स 1 किलोमीटर। ठीक है, तो उसका आंसर जब हम चेंज करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे कैसे चेंज किया जाता है, आपको पता होगा, जिसको नहीं पता है वो भी देख लो कि यहाँ पे 1000 में 3 0 हैं, 1 2 3, तो पीछे से आएंगे 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। ठीक है, एकदम सिंपल। यहाँ पे 1000 है, जब भी डिवाइड करना तो 1000 है, तो 1 2 3 वो 0 जितने हैं वो काउंट कर लो और पीछे से काउंटिंग स्टार्ट कर दो 1 2 3 और उसके जस्ट पहले पॉइंट दे दो। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा 22.3 किलोमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब एस्टिमेशन जो हमने सीखा था इससे अभी जस्ट पहले थोड़ा ये क्वेश्चन लगाने से पहले कि एस्टिमेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है, वो नंबर 4 के बराबर होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए या 5 से बड़ा होना चाहिए। तो उसके जस्ट पहले वाला जो नंबर है उसमें हम एक ऐड कर देंगे, अदरवाइज उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, तो बस बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये। इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, इधर यहाँ पे दिया हुआ है कि राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, यानी कि एक ही नंबर को हमें नियरेस्ट 10 में भी करना है राउंड ऑफ, 100 में भी करना है और 1000 में भी करना है। ठीक है, तो देख लेते कैसे होगा। पता है ये जो क्वेश्चंस हो रहा है ना, इसमें अभी यहाँ पे इसी के बेस पे आप ये समझ लो कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन के साथ ये 1 2 3 इधर टोटल 6 क्वेश्चन है। तो आप ये मत समझना कि 10 का अलग से समझना है, 100 का अलग से समझना है। बुक में आपके स्कूल में जो भी बुक चलती हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, सलीना हो, आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए जो भी है, जो कॉन्सेप्ट होगा वो लगभग सेम होगा। हमें जो राउंड ऑफ करना है, जो कॉन्सेप्ट, जो फंडा हम टेंस के लिए लगाएंगे, हंड्रेड्स के लिए लगाएंगे, थाउजेंड्स के लिए लगाएंगे, सारे फंडा सेम है उसमें। ठीक है, मैं भी करके दिखाता हूँ कैसे। अगर आपको वो वीडियो समझ में आया है, वो वाला पार्ट वीडियो का, तो आप डेफिनेटली इसको पॉज करके करो और फिर उसके बाद देखो मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ और आंसर जो आ रहा है वो आपका सेम है नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे 4 5 6 3 4 है। इसको हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू टेंस।
तो जब भाई टेंस के लिए हम नियरेस्ट करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखो ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, ये 100 का प्लेस है, ये 1000 का प्लेस है और ये 10,000 का प्लेस है। एग्री। तो जब हम टेंस का राउंडिंग करते हैं तो उसके जस्ट पहले वाले नंबर को चेक करते हैं। ऐसी थी स्टोरी वहाँ पे। तो जब अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, राउंडिंग नियरेस्ट टू 10, तो इसका मतलब क्या है कि 10 के जस्ट पहले जो नंबर है हम वो चेक करेंगे कि वो 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे तो 4 है जो कि 5 से छोटा है, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा और इस वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा। कुछ भी ऐड मतलब 1 नंबर ऐड होता है, अगर ये 5 से बड़ा होता तो 1 नंबर इसमें ऐड होता, लेकिन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, 4 5 6, ये 3 ही रहेगा और ये हो जाएगा 0। आई बात समझ में? ये और अच्छे से भी समझ में आएगा जब हम नियरेस्ट टू 100 करेंगे, यानी कि राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू हंड्रेड्स। अब देखो जब नियरेस्ट टू 100 करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है ना, ये सोल्यूशन का पार्ट है, तो इसको गंदा नहीं करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 4 5 6 3 4, ये नंबर था। अभी हमें क्या करना है, राउंडिंग नियरेस्ट टू 100 करना है, यानी कि 100, देखो यहाँ पे ये होता है 100, ये है अपना टेंस, ये है वंस, ये है 1000 और ये क्या है 10,000। ठीक है, तो यानी कि 100 के प्लेस के बाद जो 2 नंबर हैं उनको चेक करना है। तो अगर ये जब हम इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे ऐड होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि ये 4 है यानी कि 5 से छोटा है, तो यानी कि ये 0 का 0 लिख देंगे। फिर अब ये 3 है, ये 0 होगा, लेकिन 0 होने से पहले ये किसी को एक नंबर देगा या नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि अगेन ये 5 से छोटा है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और फिर 6 5 4 एज इट इज लिख दिया। आया समझ में? आगे देख लेते हैं। और राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू थाउजेंड्स। अब यहाँ पे देख लो, ये 0 हो जाएगा, 4 0 होगा, लेकिन 0 होने से पहले हम चेक करेंगे कि ये ऐड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है जो कि 5 से छोटा है। फिर 3 0 हो गया, लेकिन 0 होने से पहले यहाँ पे एक नंबर ऐड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 5 से छोटा है। 6 यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन 0 होने से पहले इस नंबर में ऐड होगा कि नहीं होगा, यस होगा। क्यों? क्योंकि 6 5 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की जगह पे अब हो जाएगा 6। आया समझ में? यानी कि काफ़ी इजी है। यस, तो चलो अब आगे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सॉल्यूशन सेकंड में बोलता है, नंबर है यहाँ पे 7 9 0 8 और 5। ठीक है, तो 7 9 0 8 5 राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू टेंस। तो नियरेस्ट टू 10 में देख लो, यहाँ पे ये है 10,000, ये है 1000, ये है हंड्रेड्स, ये है टेंस और ये है वंस। तो भाई टेंस प्लेस पे हमें करना है अभी यहाँ पे, है ना। तो अब टेंस के प्लेस के पहले ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 होने के पहले इस नंबर में एक ऐड होगा, यस होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर 5 या 5 के से बड़ा वाली कैटेगरी में आ जा रहा है। तो ये 5 या 0 हो गया, लेकिन ये 8 का क्या हो जाएगा 9, और उसके बाद बाकी ऐसे सारे नंबर एज इट इज़ कॉपी कर लो, क्योंकि तुम्हें नियरेस्ट 10 तक ही करना था। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है नियरेस्ट टू हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स में क्या होगा, 5 को हम 0 करेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि 8 9 होगा या क्या, डेफिनेटली होगा, ऊपर अभी हमने एक्सप्लेन किया था। आई एम सॉरी, क्योंकि ये 100 तक करना है ना,
ओके 5 को 0 करेंगे, ठीक। उसके बाद अब ये 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 8 को 9 कर देगा, 9 भी अभी 0 हो जाएगा, लेकिन ये 9 0 होने के पहले इधर वाले को 1 दे देगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला जो नंबर है 9 वो 5 से बड़ा है ना। तो अब ये हो जाएगा 0 का 1 9 7, ठीक। फिर राउंडिंग ऑफ टू 1000। बेटा किसी को भी नहीं समझ में आएगा ना कुछ भी ऐसा, तो मैंने जाने कितने बार बोल चुका हूँ, मेल कर देना, ईमेल कर देना। कुछ भी नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर देना, ईमेल कर देना, मतलब समहाउ मुझे इन्फॉर्म कर देना, तो मैं डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन दूंगा बहुत ही डिटेल में, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे सेम चीज़ 1000 में करना है, तो भूल जाओ एक बार के लिए कि अभी ऊपर का कुछ किए हो। ठीक है, ये भूल जाओ कि यहाँ पे भी कुछ भी हुआ है। 5 याद रखना 1000 है, मतलब कि 3 बार 0 होगा, है ना। तो अच्छा 5 का हमने 0 किया, ओके। सो अब क्या है 5, तो अब यहाँ पे 1000 है, मतलब कि 3 बार 0 होगा, है ना, 3 बार 0 होगा। तो अब 5 को हम क्या लिखेंगे 0, लेकिन ये 8 का क्या हो जाएगा 9। क्यों भाई? क्योंकि 5 है ऑफ कोर्स, तो 8 का हो गया 9। अब ये 9 का भी क्या हो जाएगा 0, लेकिन ये 0 क्या हो जाएगा अब 1। क्यों? क्योंकि 9 5 से बड़ा है। अब ये वापस 1 क्या हो जाएगा 0। ये 9 में ऐड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 1 क्या है 5 से छोटा है, तो 9 का 9 ही रहेगा। तो ये 3 अपने आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप कॉपी में कर देना, फुल मार्क्स। क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़ता हूं। ओके, देखो पूरा अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए कुछ और क्वेश्चंस। राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 10,000, ये आपके RS अग्रवाल में था। तो अब यहाँ पे नंबर क्या पड़ा हुआ है 2 7 2 6 8 5, 10,000 है, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 4 0 लगे होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि 10,000 में 4 0 लगे होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो 2 7 2 6 8 5। राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 10,000, ठीक है। तो अब 4 0 आप अभी से लगा लो, ठीक, यानी कि यहाँ तक का 0 हो चुका है। अब यहाँ पे ऐड होगा या नहीं वो कैसे पता चलेगा? ये 6 अब ऐसे समझो, ये 5 है, तो ये 5 इसको बना देगा 9, ये 9 इसको बना देगा 7, ये 7 इसको बना देगा 3, लेकिन ये 3 इसको 8 नहीं बना पाएगा। एग्री? 5 है, 5 इसको 9 बना देगा क्योंकि ये 5 है। अब ये 9 इसको 6 बना देगा क्योंकि 5 से ज़्यादा है। ये 6 ये 7 हो गया, सॉरी। अब ये 7 क्या करेगा, इधर वाले को 2 से 3 बना देगा क्योंकि ये 7 है यानी 5 से बड़ा है। अब ये 3 इसको 7 का 8 नहीं बना पाएगा क्योंकि ये तो 3 है यानी कि 5 से छोटा है। तो अब बाकी 27 सामने सामने लिख दो। और अभी दिमाग में आ रहा होगा तो इससे बेटर है कि मैं इसी को देख के कर लूँ, ऐसा मत करना। इत्तेफाक से इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे 5 रहता, यहाँ 2 रहता, और भी बहुत सारे, यहाँ पे 4 रहता, यहाँ 5 होता, तो लेके कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो आप पीछे से ही बिल्कुल आना, इसमें ही बिल्कुल समझदारी है। आप पीछे से ही आना, इस तरह से करके आपको समझ में आ जाएगा और आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या बोल रहा है? देयर आर 54 balls in box A and 79 balls
इन बॉक्स बी, जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ. ओके, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बोथ द बॉक्सेस टेकन टुगेदर. अब इसमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है. तो जाहिर सी बात है एस्टिमेट हम कैसे करेंगे, पहले होगा क्या ये बताओ. टेकन टुगेदर है, टेकन टुगेदर मतलब क्या हो गया, एडिशन करना है हमें इसमें, है ना, यही बात है. तो अब उस हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. एडिशन करने के लिए एडिशन भी करना है प्लस एस्टिमेट भी करना है हमारा आंसर. तो एस्टिमेट इसलिए करना है ताकि जल्दी आ जाए. तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स ए. तो उसको एस्टिमेट करोगे तो क्या होगा, 50 होगा या 60 होगा. यस 50 होगा क्योंकि 4 है, तो 4 5 से छोटा है, तो ये हो जाएगा 50. फिर इसी तरीके से एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स बी, ये 79 है, 79 का क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि इस 80 के ऑलरेडी बहुत पास है, देखने से ही लग रहा है ना. और रीज़न भी क्या है, क्योंकि 9 है, 9 5 से बड़ा है, तो ये 7 का 8 हो जाएगा. ठीक, तो अब यहाँ पे प्लस करके देयरफॉर टोटल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल्स 130, और ये हो जाएगा आपका आंसर. इजी है ना, मस्त भी है, तुरंत हो जाता है, कोई सिरदर्द नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं. इसीलिए सबका फेवरेट होता है. मेरा भी था बचपन में. मेरा बचपन में मैथ्स बहुत वीक था, क्लास 6 में मुझे समझ में नहीं आता था काफ़ी, और ऐसी बहुत प्रॉब्लम होती थी. लेकिन धीमे धीमे समझ में आने लगा. तो फिर क्या हुआ, दूसरे तीसरे चैप्टर के बाद मैथ्स बहुत ईजी लगने लगा, क्योंकि मैं अभी ये बात समझ गया कि भाई मैथ्स को समझना है तो एक एक चीज़ स्किप नहीं करना है, कुछ भी, कोई शॉर्टकट नहीं, जब तक वो पूरा समझ में आ जाए. और मेरे टीचर ने मुझे समझाया था, शायद मैं भी एज अ टीचर ही रोल कर रहा हूँ, तो मैं आपको वही कन्वे करता हूँ कि मैथ्स में अगर सब कुछ समझ में आ जाता है ना, सब कुछ मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो पूरा का पूरा मैथ्स ईजी है. इट्स लाइक अ गेम. और सबसे मज़ा आएगा मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में कुछ याद नहीं करना होता, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी के जैसे, इंग्लिश के जैसे. यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैथ्स का पेपर अगर जिस दिन है उसके पहले बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता. इसीलिए मेरा मैथ्स फेवरेट है, क्योंकि ये मेहनत नहीं कराता और मैं बहुत लेज़ी हूँ. ठीक है, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इसमें बोलता है एस्टिमेट 423 इंटू 158 बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100. इसमें क्या करना है, 37 वाले में नियरेस्ट 100 में इसको राउंड ऑफ करना है. ओके, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 423 इंटू 158. ठीक, फिर अब एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100. तो नियरेस्ट 100 में क्या हो जाएगा, ये नंबर 2 है, अगर ये 3 भी हो जाता तो ये 4 का 4 ही रहेगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि ये 3 ही हो रहा है मैक्सिमम. तो 400 और 100 है, तो मतलब 2 0 लगना ही है. अब यहाँ पे भी ये 5 है, ये 5 6 अगर हो जाएगा तो 2 होगा, तो 6 होगा क्या, हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बगल में 8 है, तो 8 5 से बड़ा है, तो ये 5 को 6 बना देगा, इधर वाले नंबर को 6 बना देगा, और ये इधर वाला नंबर यानी कि 6 1 को 2 बना देगा. तो 200 इक्वल्स 4 इंटू 2 8, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 आंसर. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही 38 भी निकलेगा. इसमें क्या बोला है, फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशिएंट फॉर 725 डिवाइडेड बाई 23. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 725 डिवाइडेड बाई 23. तो अब इसको ध्यान रखना कैसे करेंगे, इधर वाले को जो है ये नंबर इसको 100 तक करेंगे, क्योंकि ये 100 प्लेस तक है, और ये वाले नंबर को 10 प्लेस तक ही करेंगे. समझ पाया. तो अब
यहाँ पर लिख देना एस्टिमेटेड फिगर इक्वल्स 725। ये 2 अगर 3 भी हो जाता है तो इस 7 का 7 ही रहेगा, है ना। तो इसलिए 700 डिवाइडेड बाय 23। ये 3 अगर 4, बेसिकली ये 3 है, 5 से छोटा है, तो 4 तो होगा नहीं, अब इसके बाद में कोई नंबर नहीं है, तो ये 3 2 को 2 ही रखेगा, 3 नहीं कर पाएगा, तो 20। अब इसको डिवाइड करना इजी हो गया, क्योंकि अब हमको जब हम 700 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, एंड देन 2 से जाता है ये 35 टाइम्स में, तो ये आंसर हो गया, है ना, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये रोमन नंबर के क्वेश्चंस आ गए। रोमन नंबर के क्वेश्चंस बेसिकली जो आपने चार्ट देखा था लगभग ये वैसे ही है ना। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो भी नंबर पड़े हुए हैं आपके सामने, इसको आपको रोमन नंबर में लिखना है। तो रोमन नंबर में पहले चीज़ रिकॉल कर लो, वो वाला जो चार्ट था उसको रिकॉल कर लो, कि इसको अलग से मैं यहाँ पे बना देता हूँ। वन को हम लिखते थे I, ठीक है। 5 को लिखते थे V, 10 को लिखते थे X, फिर क्या आता था 50 को हम लिखते थे L, फिर आता था 100 को हम लिखते थे C, फिर 500 है, 500 को हम लिखते थे D, और 1000 को लिखते थे M। करेक्ट, ठीक है। तो ये है, उसके हिसाब से जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 226 को हम क्या लिखेंगे, 200 प्लस 20 प्लस 6। 200 मतलब क्या हो गया C और C, 20 मतलब क्या हो गया X और X, 6 मतलब क्या हो गया V और 1, है ना। तो ये अगर नहीं समझ में आएगा तो वापस से मेरा वो वाला वीडियो का जो पार्ट है एक्सप्लेनेशन का, उधर फिर से जाना, आप समझ जाओगे। वहाँ पे भी समझाया था, एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा। और वापस से यहाँ पे भी देखना कि अगर हम कोई सिंबल, जैसे यहाँ पे 1 के बाद 5 है, 5 1 तक का सिंबल सेम रहता है, मतलब 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 बार I, 3 है तो 3 बार I, 4 है तो 4 बार I नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 के जस्ट बाद 5 है और 5 का सिंबल होता है V, सिंबल चेंज हो गया, तो इसीलिए सिर्फ एक नंबर लिख के फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 से 5 सिर्फ एक स्टेप दूर है। और जब 6 आता है तो अब ये एक ज़्यादा है, इसलिए इधर बढ़ाएंगे। ये कम था, 4 क्या था 5 से एक कम था, इसलिए एक पीछे लगा दिए थे। 6 5 से एक ज़्यादा है तो एक आगे लगा दिए, 7 में 2 आगे लगाया, ठीक है। 8 में क्या किया 3 आगे लगाया, लेकिन 9 में 4 आगे नहीं लगाएंगे, नहीं, क्योंकि 9 के बाद होता है 10 और 10 का सिंबल होता है X, ठीक है। तो इसीलिए हम अब 9 का क्या हो जाएगा, 10 से एक पीछे है तो इसीलिए एक इधर लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 में क्या हो जाएगा, ये लिख के फिर 1, यानी कि 10 + 1। 12 में क्या हो जाएगा ऐसे। 18 में क्या हो जाएगा, 10 लिखा फिर 8 लिख दिया, क्योंकि 19 में क्या हो जाएगा, 10 लिखा फिर 9 लिख दिया। 9 कैसे लिखते हैं ऐसे। 20 में कुछ कोई सिंबल नहीं है, 50 तक कोई सिंबल नहीं है, तो फिर वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। आई बस समझ में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो पहला था। सेकंड वाले में बोल रहा है 475, तो 475 मतलब 400 प्लस 70 प्लस 5, ठीक है। 400 अब कैसे लिखेंगे, 400 500 के जस्ट पहले आता है, ठीक है, यानी कि 500 के जस्ट पहले 100 है, 100 की काउंटिंग में।
400 के जस्ट पहले 499 आता है, ऑफ कोर्स, यस यू आर राइट, लेकिन 100 की काउंटिंग में 400 जो है 500 के जस्ट पहले आता है, ठीक है, 100 की काउंटिंग में। तो अब 100 का सिंबल क्या होता है, C, और 500 का सिंबल क्या होता है, D, तो हम लिख दिए CD, ठीक। तो 400 को क्या लिखेंगे हम, CD, यानी 500 से एक 100 पीछे। अगर ये 600 होता तो क्या लिखते हैं, DC, क्यों, क्योंकि 500 के एक आगे, ठीक है। 70 कैसे लिखाएगा, 50 प्लस 2 बार 10, है ना, क्योंकि 100 से पीछे तो 90 होता है, 10 की काउंटिंग में 100 से पीछे 90 हो गया, लेकिन 50 के 70 क्या है, 2 ही स्टेप आगे है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, देखो मेरा भी मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। हम क्या करेंगे, पहले तो 50 लिखेंगे और उसमें 2 10 ऐड कर देंगे, तो ये पार्ट बन जाएगा 70, ये पार्ट बन जाएगा आपका 400, और 5 को तो मैं बताइए ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया 5 आपका, टोटल मिला के हो गया 475। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, 596, 596 मतलब 500 प्लस 90 प्लस 6, ठीक। तो अब 500 को तो सिंपल पे D लिखेंगे, और 90 को क्या लिखेंगे, 100 के से 10 स्टेप पीछे है, तो 100 है उससे बस 10 स्टेप पीछे है, तो 10 स्टेप पीछे है तो 10 पीछे हो जाएगा, और 100 ऐसे, ठीक है। तो 596, ये है 500, ये है 90, ये है 6, ओके। अगला देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है 759, यानी कि 700 प्लस 50 प्लस 9, 700 मतलब 500 प्लस 200, ठीक है। तो 500 प्लस 200 मतलब D C C, और 50 मतलब क्या होता है, L, और 9 मतलब क्या होता है, ये। आप जैसे ही नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे ना, फिर ये सिंपल हो जाए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका CBSE बोर्ड का। इसमें सारे क्वेश्चंस NCERT के, RS अग्रवाल के और RD शर्मा के मैंने कोशिश किया ये पूरा कवर हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मुझे लगता था कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है या मुझे बता देना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। टोटल 39 क्वेश्चंस उसमें कवर हुए हैं, और उसके बेस पे पूरा का पूरा आपका जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन नोइंग आवर नंबर्स, वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है। सो मैंने कंग्रेचुलेशंस आपके पेशेंस के लिए। बैठे, समझे, ध्यान से सुने। और लास्ट में देखो, इस वीडियो के इस चैप्टर क्लास में यही बोलना चाहूँगा यार कि देखो नंबर सिस्टम यानी कि नोइंग आवर नंबर्स इजी है। मैथ्स इसी तरीके से आगे भी बहुत इजी है, नहीं होगा तो हम उसको मिलके बना देंगे साथ में। सो बस यही रहेगा कि कभी भी कुछ नहीं समझ में आएगा, ये वीडियो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, तो वीडियो पॉज कर देना, हट जाना वहाँ से, ब्रेक ले लेना थोड़ा, वापस से आना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को 3 से 4 पार्ट्स में बांटूँ। मैं देखता हूँ कितने पार्ट्स में बनता है, वो बन के उसको मैं अपलोड कर दूँगा। तो अब तक जब ये आप मेरी बात सुन रहे होगे तो शायद ये 3रा या 4था पार्ट में फटा होगा डेफिनेटली। और ये बेसिकली पहले एक ही वीडियो का मेरा प्लान था, बट फिर वही दिमाग में आया कि काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाता, और सिंस मैं भी 6th क्लास में होता तो एक साथ बैठ के इतना देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता मेरे लिए भी। तो मैंने अपने एंड से कोशिश की है कि एक रिजनेबल पार्ट में इसको मैं बांट सकूं। फिर भी आपको कभी लगे कि नहीं काफ़ी हो गया है, अब नहीं हो पा रहा है, तो आप ब्रेक ले लेना, ठीक है। ब्रेक ले लेना, पार्ट्स में उसको समझना,
और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के थोड़ा सा पीछे जाके फिर से उसको चला लेना, रिवाइंड कर लेना। भाई टीचर को तो नहीं बोल सकते ना ऐसे रिमोट है कि जिक 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 रिवाइंड, नहीं ऐसा तो नहीं है, बट ये वीडियो है यहाँ पे तो हो सकता है आराम से, तो आप रिवाइंड करके फिर से उसको सुनना। आप जितनी बार रिवाइंड करोगे मैं उतनी बार फिर से बोलूँगा, है ना। फिर भी नहीं समझ में आता तो डेफिनेटली मुझे ईमेल करो। माय नेम इज़ आनंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग फेवेडो, थैंक यू।